डोमेन। ठीक है, तो साइकोमोटर डोमेन क्या है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, वरना आगे चलते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न है? ठीक है, देखिए आप लोगों के कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो हम इससे यही मतलब समझ रहे हैं कि पीछे पढ़ाया गया विषय आप लोगों को, आप लोग पूरी तरह से उससे परिचित हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साइकोमोटर डोमेन, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या बताया है, इसकी डेफिनेशन क्या बताई है। देखिए, इसमें वे उद्देश्य शामिल किए जाते हैं जिनका संबंध बालक के क्रियात्मक अथवा मनोक्रियात्मक कौशल से होता है। ठीक है, इन कौशलों के विकास के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें अत्यधिक आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी चीज हो, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसका मापन कैसे होता है, तो इसका मापन गति, अचूकता, दूरी, प्रक्रिया, निष्पादन में तकनीकों के तौर पर किया जाता है। आगे कह रहे हैं यह कौशल हस्तचलित इत्यादि क्रियाओं से संबंधित होता है। ठीक है, इसको हैंड के द्वारा यूज करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कॉग्निटिव डोमेन का क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन का क्या था बताइए, कौन सा पार्ट था? नहीं, 3H जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे उसमें कॉग्निटिव डोमेन का कौन सा एच था, एच का मीनिंग क्या था, हेड। ठीक है, फिर उसके बाद अफेक्टिव डोमेन था, उसका क्या था, कोई और बताइए, और जो लोग थे क्लास में कक्षा में। मैम हेड। हेड, हेड कॉग्निटिव का था, अफेक्टिव का क्या था, अफेक्टिव डोमेन का हार्ट, क्या था, हार्ड, हाँ हार्ड हार्ट। हार्ड। ठीक है, और हाँ साइकोमोटर डोमेन का क्या है, हैंड। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, इनका प्रश्न बना हुआ है 2023 में। ठीक है, तो कह रहे हैं ये कौशल हस्तचलित इत्यादि क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसको जो ऑपरेट करता है कौन करता है, हैंड करता है। ठीक है, मनोक्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने 1972 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिम्पसन की भी सोलो टेक्सोनॉमी पढ़नी है, उसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इतना ये मुख्य बातें थी। अब इसमें भी लेवल विभाजित किए गए हैं, तो इसमें भी कितने लेवल रखे गए हैं, 5 लेवल। ठीक है, 5 लेवल रखे गए हैं। अच्छा, कॉग्निटिव डोमेन में कितने लेवल रखे गए थे, कॉग्निटिव डोमेन में कितने लेवल थे, 6 लेवल। ठीक है, और फिर उसके बाद अफेक्टिव डोमेन में 6। नहीं, अफेक्टिव डोमेन में 5 लेवल थे। ठीक है, और साइकोमोटर में भी आपके 5 लेवल है। तो अब इसमें 5 लेवल्स में कौन कौन से हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका ऑब्जर्विंग। ठीक है, यानी कि अवलोकन करना। ठीक है, आप किसी चीज को देखते हैं तो उसको अवलोकन करते हैं ना उसका, कि मतलब कहाँ कहाँ क्या क्या इसमें जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है, किसके साथ सह संबंध है इसका। ठीक है, तो ये ऑब्जर्विंग हो गया। फिर आता है मैनिपुलेटिंग, यानी कि हेर फेर करना। अब उसमें से आपको जो ठीक लग रहा है उसको आप रख रहे हो, जो नहीं ठीक लग रहा है उसको जोड़ तोड़ रहे हो, है ना, मतलब अलग कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन में आ जाएगा। फिर आगे आता है शुद्धता, आपकी शुद्धता भी बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, तीसरे लेवल में बताया। फिर उसके बाद आप जब उसमें शुद्धता रखेंगे, शुद्धता से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, मतलब आपका जो ज्ञान हो वो प्रत्यक्ष रूप में हो, अप्रत्यक्ष रूप में नहीं हो। मतलब कहीं से भी कुछ भी मिले तो आप उसको उठा करके डाल दो, तो ये नहीं करना है ना, उसका प्रमाण होना चाहिए, प्रमाणित होनी चाहिए वो चीज, शुद्धता होनी चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं जोड़बंदी। अब उसमें जो हमें शुद्ध पाया, यानी कि जो भी हमें प्रमाणिक लगा उसको हमने क्या किया, उसको एक जगह जोड़ दिया। ठीक है,
फिर उसके बाद है प्राकृतिक होना, फिर उसमें हमने नेचुरलाइजेशन किया। ठीक है, तो ये साइकोमोटर डोमेन के 5 लेवल हैं। कौन कौन से? ऑब्जर्विंग, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन और आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। ठीक है, तो ये 5 आपके लेवल किसके हैं? साइकोमोटर डोमेन के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इससे संबंधित देखिए एक प्रश्न आया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि एनटीए के कथन और निष्कर्ष और 2 ऑप्शन वाले और क्रम से लगाओ, सीरीज लगाओ, ये प्रश्न उनके फेवरेट है। ठीक है, तो अधिकतर ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग, देखिए जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं उनसे मैं बता दूं कि अभी जो मैंने ये प्रीवियस पढ़ाया, ये साइकोमोटर डोमेन, इसी से ही रिलेटेड प्रश्न है, इसके अतिरिक्त तो कोई प्रश्न नहीं है। तो आप लोग भी लगा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सभी लोग चैट बॉक्स में उत्तर देंगे। चलिए जल्दी दीजिए फटाक से। इसमें मैं पहले बता देती हूँ, स्टेटमेंट 1 है, ब्लूम की वर्ग की टैक्सोनॉमी में ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग स्तर संज्ञानात्मक, एक सेकेंड, ये कॉग्निटिव डोमेन का आ गया है क्या? हाँ सॉरी, इसमें कॉग्निटिव और अफेक्टिव दोनों को ला दिया गया इसमें। चलिए कोई नहीं, दीजिए, देखिए प्रयास कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। संज्ञानात्मक अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है, व्यवस्था और चरित्रीकरण भावात्मक परिणामों के उच्च स्तर से संबंधित है। देखिए प्रयास कीजिए। ये कॉग्निटिव और अफेक्टिव का आ गया है क्वेश्चन, उसके लिए कोई नहीं, पढ़ा तो है आप लोगों ने, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए मैं जरा इसका आंसर बता देती हूँ आप लोगों को। इसका आंसर है बी। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड रुकिए। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ये आंसर मुझे लग रहा है गलत चला गया है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, जो कॉग्निटिव डोमेन था ब्लूम टैक्सोनॉमी का, वहां पे ये नॉलेज, कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन, ये तीनों ही लेवल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ब्लूम का वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग स्तर आदि अधिगम के उच्च स्तर से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन अफेक्टिव यानी कि भावात्मक परिणामों से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसका दोनों ही आंसर सही होगा। ये पता नहीं कैसे बी हो गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ये गलत हो गया है। तो जिन्होंने ए दिया है, ए सिर्फ कल्याणी मैम ने दिया है, तो उनका आंसर सही है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिम्पसन, सिम्पसन के विषय में है। सिम्पसन के विषय में बता रहे हैं कि साइकोमोटर डोमेन का इन्होंने 1972 में किया था। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा ना यहाँ पर, ये हाँ, ये 1972 में सिम्पसन ने इसके विषय में एक वर्गीकरण दिया था। ठीक है, जिस वर्गीकरण को आगे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्या है इसमें? इसमें छह तरीके से इन्होंने विभाजित किया। 6 तरीके से विभाजित करने पे इनका सबसे पहला जो है वो धारणा है। ठीक है,
परसेप्शन, अवेयरनेस, ये क्या करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के विषय में शिक्षित कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये मानते हैं कि बच्चों को अवेयर करना चाहिए, मतलब उनको जागरूक करना चाहिए उसके विषय में। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि इसी के अंतर्गत मोटर गतिविधियों को निर्देशित करने हेतु संवेदी संकेतों का उपयोग करने की क्षमता और संवेदी उत्तेजनाओं से लेकर क्यों चयन के माध्यम से अनुवाद तक होता है। मतलब यदि आप कोई शिक्षण में कोई पद्धति का चयन कर रहे हैं तो क्यों उस पद्धति का चयन कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर भी हम अवेयरनेस में देखते हैं। ठीक है, दूसरा सिम्पसन कहते हैं कि सेट मतलब कार्य करने की तैयारी। ठीक है, किसी भी चीज को करने के लिए हम उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पार्टीशन करते हैं ना, उसका पार्ट में हम उसको डिवाइड करके उसमें चीजों को देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीजें हमें रखनी है। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने पार्ट में क्या डिवाइड किया है, तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है, इसमें मानसिक, शारीरिक और भावात्मक सेट शामिल हैं। ठीक है, इन्होंने कितने सेट बनाए हैं, 3 सेट बनाए हैं। कौन कौन से, मानसिक, शारीरिक और भावात्मक। ठीक है, ये 3 सेट ऐसे स्वभाव हैं जो विभिन्न स्थितियों या कभी कभी मानसिकता कहलाते हैं और इसके प्रति किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया को पूर्व निर्धारित करते हैं। ठीक है, फिर आगे इन्होंने तीसरा पॉइंट रखा है, निर्देशित प्रक्रिया। अब यहाँ पे क्या करता है शिक्षक जो है वो निर्देशित करने का, गाइडेंस देने का एक काम करता है। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया, अवेयरनेस किया, उसके बाद उसने उसकी सेट निर्धारित कर दिए शिक्षार्थी के कि मानसिक, शारीरिक और भावात्मक, तीनों को वो अलग अलग रखेगा, मतलब उसकी मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तीनों पार्ट्स को अलग अलग रख करके उसको शिक्षित करेगा। नेक्स्ट इन्होंने गाइडेंस, अब उसको गाइड करेगा कि किस तरीके से कैसे क्या होता है। ठीक है, प्रयास करता है। अब आगे इसमें यहाँ देखिए लिखा है, एक जटिल कौशल सीखने के प्रारंभिक चरण जिसमें नकल और परीक्षण तथा त्रुटि शामिल है और अभ्यास से निष्पादन की पर्याप्तता होती है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पर अभ्यास के लिए बोला है। आगे कहते हैं तंत्र यानी कि बेसिक जो है इनकी बुनियादी दक्षता, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें क्या करते हैं, तो ये एक जटिल कौशल है, जटिल कौशल सीखने का मध्यवर्ती चरण है। ठीक है, इसको मध्यवर्ती चरण कहते हैं बुनियादी दक्षता को। अब इसमें क्या है, तो सीखी गई प्रतिक्रियाओं और आदतन हो गई हैं, मतलब जो भी उनको सिखाया गया है, जो भी उनको सेट में विभाजित करके उनका अभ्यास कराया गया है, वो क्या हो गई है, अब उनमें समाहित हो गई हैं उन शिक्षार्थियों में। अब आगे इसमें क्या है, तो गतिविधियों का कुछ आत्मविश्वास और दक्षता के साथ की जा सकती है। मतलब अब जो वो शिक्षार्थी हैं वो कुछ भी, यानी कि कोई भी स्टडी है या कोई भी पार्टिसिपेशन है तो उसको आत्मविश्वास और दक्षता के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है अनुकूलन। अनुकूलन में क्या है, तो कौशल अच्छी तरह से विकसित होता है और व्यक्ति विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु मूवमेंट पैटर्न को संशोधित कर सकता है। मतलब इसमें जो व्यक्ति विशेष है वो अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है, लेकिन यदि उसके अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं हो रही हैं तो वो उसको संशोधित भी कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने नाइट स्टडी करने का प्लान किया। ठीक है, कि मैं रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट स्टडी करूंगा। ठीक है, बट इसके बाद आपके हेल्थ इश्यू आने लगे, आपको मेंटली डिप्रेशन होने लगा, आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है, आपके आई के नीचे डार्क सर्कल्स होने लगे, तो उसका इफेक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप उस टाइम इतने दक्ष हो गए हो कि आप अपना चीजों को चेंज कर सकते हो। आप ये नहीं कि आप उसी अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, तो आप नाइट स्टडी करने के बजाय डे स्टडी करने लगे। तो इसी तरीके से इसमें अनुकूलन, यानी कि आप अपने अनुकूल चीजों को चेंज कर सकते हो, वो आपके अंदर इतनी दक्षता आ जाती है। ठीक है, दक्षता यानी कि कौशल, यानी स्किल की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश में उसको स्किल बोलते हैं। आगे 6 पॉइंट है उत्पत्ति, यानी कि
ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो किसी विशेष स्थिति या विशिष्ट समस्या के अनुरूप नए आंदोलन पैटर्न बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको किसी चीज की तैयारी करनी है। मान लीजिए आप नेट की ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, विशेष स्थिति है ही आपकी, ठीक है, और आपको नेट भी चाहिए। विशिष्ट समस्या यानी कि आपको पैसे की प्रॉब्लम है, तो आपको नेट भी चाहिए। तो अनुरूप नए आंदोलन पैटर्न का निर्माण करना, यानी कि फिर आपने क्या किया, नया पैटर्न बनाया कि मैं 3 घंटे कोचिंग करूंगा, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा और 2 घंटे लर्निंग करूंगा या डिस्कशन करूंगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से ये पैटर्न में ही आ जाएगी। ठीक है, आगे कह रहे हैं सीखने के परिणाम अत्यधिक विकसित कौशल के आधार पर रचनात्मकता पर जोर देते हैं। और जो भी आप ये आउटकम्स निकलते हैं इसके, यानी कि जो भी आपको फीडबैक प्राप्त होता है वो कैसा होता है, क्रिएटिव होता है। ठीक है, आपके द्वारा निर्धारित होता है। चलिए, तो ये सिक्स इन्होंने पार्ट बताए सिम्पसन ने। आगे है गैगने थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, गैगने ने भी थ्योरी दी है। तो इन्होंने, गैगने ने जो वर्गीकरण दिया है, इसमें इन्होंने 3 पार्ट से डिवाइडेड किया था। ठीक है, सबसे पहला इनका पार्ट था टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें कितने डोमेन हम लोगों ने पढ़े, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ये 3 डोमेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है, कंडीशन ऑफ लर्निंग, 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग और 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये 2 पार्ट अभी हमें पढ़ने हैं। ऊपर वाला टैक्सोनॉमी वाला अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बस एक सामान्य छोटा सा संक्षेपीकरण देख लीजिए कि कॉग्निटिव क्या होता है। तो कॉग्निटिव होता है बौद्धिक कौशल, संज्ञानात्मक रणनीति और मौखिक जानकारी। ठीक है, और अफेक्टिव डोमेन जो होता है वो प्रभावशाली, यानी कि आपका रवैया, आपका एटीट्यूड। ठीक है, और साइकोमोटर जो होता है वो आपका मोटर स्किल्स, यानी कि आपके कौशल पर आधारित होता है। बस हमें इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो ये हमें टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ लर्निंग, 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। इसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कंडीशन ऑफ लर्निंग 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग है। ठीक है, अब इसमें क्या 8 टाइप्स हैं, तो इसमें नीचे से जाइएगा। ठीक है, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये नीचे से ऊपर की ओर है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऊपर की ओर अंतिम चरण को जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका सिग्नल लर्निंग। सबसे पहले क्या होता है, सिग्नल लर्निंग। ठीक है, सिग्नल लर्निंग से जैसे देखिए यहाँ पर ये बगल में देखिए डॉग भी बना हुआ है। तो ये जैसे इसको घंटी बजती है तो इसको पता चल जाता है कि मेरा मालिक मुझे खाना देने जा रहा है। ठीक है, तो वो तुरंत वहां पे आ जाता है और जीभ हिलाते हुए कि हाँ मुझे भोजन दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिग्नल लर्निंग। किसी के भी सिग्नल देते ही आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज होने वाली है। अब देखिए जैसे आप लोग लिंक का वेट करते होंगे, है ना, तो व्हाट्सएप को नॉट उस पे लगा, रिंगिंग पे लगा के रखते होंगे कि जैसे ही मैसेज आएगा हम तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे, है ना। तो ये भी एक सिग्नल है। ठीक है, फिर दूसरा है प्रतिक्रिया, मतलब आपने उस पे प्रतिक्रिया दी। ठीक है, जो भी आपको बोला जा रहा है या फिर क्या बोलते हैं जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उस पर आप क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये इस साइड जो लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है, इस साइड जो लिखा है वो हिंदी में लिखा है। ठीक है, इसी का ही रूपांतरण है। उसमें हिंदी में था नहीं तो मैंने यहाँ बगल में हिंदी में आप लोगों को वो लिख दिया। तो रिस्पॉन्स, ठीक है, आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। फिर आगे आता है चेनिंग उत्तेजना। चेनिंग उत्तेजना क्या होती है, जैसे चैन होती है ना किसी चीज की, जैसे एक ये कड़ी हुई, फिर उसके बाद दूसरी ये कड़ी हुई, फिर तीसरी ये कड़ी हुई, फिर चौथी ये कड़ी हुई। जैसे चैन चैन होती है ना, एक कड़ी से एक कड़ी जुड़ी होती है, उसी तरीके से इसमें क्या होता है, आपको चैनिंग करना सिखाया जाता है। चैनिंग इट मीन्स आपको एक चीज सिखाई जाएगी। जैसे आपको पहले यहाँ पर 1 2 3,
ठीक है। अब ऐसे 3 लाइन्स आपको खींचनी सिखाई गई। इसके बाद बोला आपसे गया कि आपने इसमें से एक जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि इसमें ये 3 टॉफी है तुम्हारे पास, एक टॉफी तुमने किसी और को दे दी, तो मतलब इसको कट कर दो, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 2 टॉफी बची हैं, ऐसे करके सिखाया जाता है। उसी तरीके से आप पहले तो ऐसे सीखते हो, फिर उसके बाद आप 3 - 2 करने लगते हो, है ना? अलग अलग तरीके से उन चीजों को करने लगते हो। अभी तो पहले पेन कॉपी से करते हो, फिर उसके बाद आप ओरल करने लगते हो। तो ये क्या है, चेनिंग है, मतलब आपको सिखाने का जो एक सीरीज है वो है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मौखिक संघ, यानी कि वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन क्या है, यहाँ पे आपको आप डिबेट करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, ठीक है। आप चीजों का उत्तर देने लगते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं। अभी आप नर्सरी के बच्चे को पूछेंगे तो उतना जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन आप 4th या 5th क्लास के बच्चे को पूछेंगे तो वो ओरल भी आपको रिप्लाई देने लगेगा, चीजों को, क्वेश्चन आंसर्स को ओरल सुनाने लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 5वां पॉइंट आता है इसमें, भेदभावपूर्ण शिक्षा, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। इसमें क्या है, तो इसमें आप भेदभाव करने लगते हैं, ये साइंस है, ये मैथ है, ये सोशल है, ये संस्कृत है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ऐसा भेद करने लगते हैं। या सब्जेक्ट्स में भी आप चीजों को भेद करने लगते हैं कि हाँ, ये मतलब यहाँ पर हमने ये चीज पढ़ी थी कि पृथ्वी नीली है, तो नीली क्यों है, तो क्योंकि उसमें सागर है, या 75% उसमें वाटर है इसलिए नीली है ना? तो आप भेद करने लगते हो, भेद करने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने 6th पॉइंट दिया है, अवधारणा, ठीक है। अवधारणा सीखना, कॉन्सेप्ट लर्निंग। अब आपको सीखने का कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज आप इसके बाद सीखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नियम सीखना, यानी कि रूल लर्निंग। अब आप उसके रूल्स देखते हो कि उसको सीखने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। और देन लास्ट में जो 8 स्टेज तक आते आते आप समस्या को सुलझाने की क्षमता रखने लगते हो, ठीक है। मतलब आपको किसी भी चीज की समस्या को सुलझाने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, ये हायर एजुकेशन में होती है, ठीक है। तो कभी कभी इसका हो सकता है कि इसको सीरीज इसकी पूछ दे एग्जाम में, ठीक है। तो बस इसके टाइप्स याद करने हैं कि सबसे पहले सिग्नल लर्निंग, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखिए, यहाँ पे ये डायग्राम में आपको ये दिख रहा होगा, ये साइड में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, मैं सर्कल बना रही हूँ। तो ये जो 4 हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 4 आपकी हायर लर्निंग के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, हायर लर्निंग के अंतर्गत, हायर लर्निंग। जी, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अच्छा, देखिए ये प्रश्न आया है 2023 में आया है, ठीक है। तो 2023 में यहाँ पे क्या पूछा है, गैगने के अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार संप्रत्य अधिगम के तुरंत पहले आता है। तो संप्रत्य अधिगम, देखिए यहाँ पर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, तो यहाँ पे आप क्या चूज करोगे, इंग्लिश चूज करोगे, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको पढ़ करके उत्तर दीजिए सभी लोग। कॉन्सेप्ट लर्निंग के पहले, कॉन्सेप्ट लर्निंग के तुरंत पहले कौन सी लर्निंग आती है, सभी लोग यहीं पे चैट बॉक्स में उत्तर देंगे।
चलिए, ठीक है, इसका आंसर देखते हैं, डी। ठीक है, सभी लोगों ने डी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लर्निंग के पहले क्या आता है आपका, विभेदन अधिगम, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ये देखिए, आप यहाँ पर बैक जा करके देख भी सकते हैं, ये आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग है। एक सेकेंड, हाँ, ये आपकी कॉन्सेप्ट लर्निंग है। ठीक है, और इसके तुरंत पहले कौन सी है, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ठीक है, चलिए, अब वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये 3 सर्कल्स, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग, फिर कंडीशन ऑफ लर्निंग, और अब हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारा तीसरा बचा है, 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है, 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो अभी हम लोग 9 इवेंट पढ़ेंगे। चलिए, तो 9 इवेंट देखते हैं। 9 इवेंट में आपका पहला क्या है, गेनिंग अटेंशन। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, एक सेकेंड, गेनिंग अटेंशन, आप अटेंशन ढूंढते हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे पहले क्या अटेंशन ढूंढते हैं, उनको एक ना तो एक व्यक्ति चाहिए। ठीक है, अगर आप एक दो तीन साल के बच्चे को देखेंगे, वो अकेले रह ही नहीं सकता, मतलब 1-2 साल के बच्चे भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो उनको अटेंशन चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, इन्फॉर्मिंग द लर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट, लर्नर के ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रियर नॉलेज, आपकी प्रियर नॉलेज क्या है। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये गेनिंग अटेंशन ये यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए नहीं होगा, ये बड़े ही बच्चों के लिए है। ठीक है, तो मतलब अटेंशन, आपको जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए अटेंशन होनी चाहिए। लर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट, एक शिक्षार्थी के क्या क्या ऑब्जेक्ट, उद्देश्य क्या है, उनको देखना चाहिए। फिर प्रीरियर ऑफ नॉलेज, आपकी प्राइमरी नॉलेज क्या लेवल है, उसको देखना चाहिए। फिर प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहे हो वो देखना है। देन प्रोवाइडिंग गाइडेंस, आपकी गाइडेंस कैसी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस, आप उसके बाद कैसा परफॉर्म कर रहे हो गाइडेंस के बाद वो देखना है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, आपको फीडबैक आपका क्या आ रहा है वो भी देखना है। और असेसिंग परफॉर्मेंस, देन इनहेंसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। ठीक है, लास्ट आपका ये है। तो ये बस आपको सिर्फ पढ़ लेने हैं, अभी इसमें से कोई ऐसा प्रश्न आया नहीं है। ठीक है, तो 9 इवेंट क्या होते हैं, बस उसको एक नॉलेज में बस देख लेना है कि हाँ ये होते हैं। ठीक है, चलिए, आगे आता है सोलो टैक्सोनॉमी। सोलो टैक्सोनॉमी क्या है, तो 1982 में केविन कॉलिस और जॉन बिग्स ने सोलो टैक्सोनॉमी को तैयार किया था। ठीक है, जो क्या है, अवलोकित शिक्षण परिणामों की संरचना है। क्या है, अवलोकित शिक्षण परिणामों की एक संरचना है, जिसको इन लोगों ने तैयार किया था। आगे कह रहे हैं, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का एक विकल्प है, मतलब जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी हम लोगों ने पढ़ी थी उसी में एक ये ऑप्शन के तौर पे आता है। दूसरा कह रहे हैं, ये ढांचा शिक्षार्थी की विषय या प्रदर्शन कार्यों की समझ में बढ़ती जटिलता के स्तरों का वर्णन करने के लिए भी कार्य करता है। यानी कि जो भी शिक्षार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके विषय यानी कि उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके प्रदर्शन के कार्य की कैसी समझ है, मतलब कैसा कितना आप समझ पा रहे हो, ठीक है, उसकी स्तरों का ये कार्य करता है। कौन, सोलो टैक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए, अब सोलो टैक्सोनॉमी के भी कुछ लेवल्स हैं, तो इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले जब आप लोग देखिए, मैं आप ही लोगों का उदाहरण एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे आप लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो आपको आइडिया नहीं था कि ये कैसी कोचिंग है, ये क्या है क्या नहीं है, कौन पढ़ाएगा हमें, कितना पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, ये सब आपको नहीं पता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला लेवल क्या है, नो आइडिया। ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं था। हो सकता है इनमें से बहुत सारे बच्चों को सिलेबस तक ना पता हो नेट का। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी मतलब इन सब चीजों को सर्च करके आए होंगे तो उनको तो पता होगा,
लेकिन जो नहीं सर्च करके आए होंगे उनको ये भी नहीं पता होगा कि 10 यूनिट लगी हैं, ठीक है, और कौन कौन सी लगी ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको नो आइडिया। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला इंट्रोडक्टरी क्लास लिया। इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको वन आइडिया आया, यानी कि आपको पता चला कि हाँ इतने टीचर्स हैं, हमें ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, ये आपको आइडिया लगा। फिर उसके बाद आपने सेकेंड डेमो क्लास लिया, देन आपको मैनी आइडियाज, मतलब आपको बहुत सारी चीजें पता चली। क्या क्या पता चली, अरे मैम ने तो हमें जैसे देखिए यहाँ पे दो बच्चे हैं योगा और संस्कृत के, तो मैं संस्कृत का एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे आपको पता चला कि जैसे व्याकरण भी हमें पढ़ना है, अच्छा हमें दर्शन भी पढ़ना है, दर्शन से हमें ये चीज पढ़नी है ना। अब जैसे योगा है, योगा में हमें योग वशिष्ठ भी पढ़ना है, पतंजलि योग भी पढ़ना है, तो हमें आइडिया पता चला, ठीक है। तो मैनी आइडियाज आए हमारे पास, अच्छा हम ये भी पढ़ लेंगे, अच्छा हम ये भी पढ़ना है, ठीक है। फिर आप उससे रिलेट करने लगे, आप किससे रिलेट करने लगे, नेट से रिलेट करने लगे कि हमको ये सारी चीजें नेट के लिए पढ़नी है और हमको कैसे कैसे पढ़नी है, ठीक है, इतने टाइम हमें क्लास लेना है, हमने एक वो बनाया, टाइम टेबल बनाया। नेक्स्ट आपने एक्सटेंडेड आइडियाज, ठीक है, आप उन चीजों से पूरी तरीके से अभी क्लियर है, ठीक है, और आप इन्वेंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला जो है वो इवोल्यूटिंग पे आएगा, ठीक है। तो ये 5 लेवल क्लियर है, नो आइडिया, वन आइडिया, मैनी आइडिया, रिलेटेड आइडिया और एक्सटेंडेड आइडिया, क्लियर है ये पांचों। सभी को क्लियर है। जी मैम। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ पे समरी, ठीक है, ये वही जो अभी हमने ये लेवल पढ़े ना, इन्हीं को यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं पढ़ के फिर आगे चलते हैं, अभी हमने आपको समझा दिया ऑलरेडी। देखिए प्री स्ट्रक्चरल क्या है, प्री स्ट्रक्चरल में क्या है, तो इस स्तर पर शिक्षार्थी मुद्दे से चूक रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे यूनि स्ट्रक्चरल क्या है, तो एक बिंदु पर आधारित प्रतिक्रिया। मल्टी स्ट्रक्चरल क्या है, तो कई असंबंधित बिंदुओं के साथ एक प्रतिक्रिया। संबंध परक यानी कि आपको यहाँ पे तार्किक, यानी कि आप यहाँ पे लॉजिक करने की शक्ति सीख जाते हैं, ठीक है, तर्क करने लगते हैं। और उत्तर में प्रस्तुत बिंदु। फिर विस्तारित सार यानी कि आपको अप्रत्याशित विस्तार के माध्यम से एक अमूर्त और गहरी समझ की प्रदर्शनी, ठीक है। तो ये इस तरीके से 5 लेवल थे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया है इस पे गैगने ऑफ क्लासिफिकेशन से। तो ये एक प्रश्न है, गैगने के सीखने के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित सीखने की एक श्रेणी नहीं है। आपने जो ये 5 लेवल पढ़े इनमें से एक श्रेणी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ये चैन लर्निंग स्टिमुलस जो ये आप लोगों ने पढ़ी थी ना, ये उसमें उससे रिलेटेड है। चलिए करिए, सभी लोग आंसर दीजिए। मैम वन सर चैट बॉक्स में स्टिमुलस सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। सर म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, कुछ ही लोगों ने आंसर दिया है, सिर्फ 5 लोगों ने आंसर दिया है, बाकी किसी को क्लियर नहीं है क्या? हा मला क्वेश्चन नाही समजलाय.
ये अच्छा क्वेश्चन नहीं समझ में है। अच्छा अच्छा। देखिए, अभी हम लोगों ने गैग्ने क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग पढ़े थे ना। ये देखिए यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये चेनिंग और ये रूल्स प्रॉब्लम है ना। तो इसी का ही यहाँ पर प्रश्न दोबारा पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें नहीं आता। मतलब जो वहां पर 8 लेवल्स बताए गए थे, उनमें से कौन सा ऐसा लेवल है जो नहीं आता है, इसमें नहीं है। मतलब 3 है और 1 नहीं है। ये प्रश्न पूछा गया। ओके ओके। हाँ, चलिए मैं आंसर बता ही देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर है 3। ठीक है, जिन लोगों ने 3, अधिकतर लोगों ने 3 आंसर दिया है। देखिए, यहाँ पे ये हम लोगों ने पढ़ाई था रिस्पॉन्स लर्निंग, कि हम चीजों को सीखते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। चेन लर्निंग भी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, जब हम किसी चीज को सीखते जाते हैं तो एक चेन जनरेट होती जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आइडेशनल लर्निंग, ये वैचारिक अधिगम, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, फिर वर्बल एसोसिएट लर्निंग, यानी कि मौखिक सहयोग, जब हम किसी चीज को जानते हैं तो हम उसमें वर्बल कम्युनिकेशन करने लगते हैं, है ना, वर्बल लर्निंग करने लगते हैं। तो ये भी था। तो सिर्फ ये थर्ड वाला नहीं है, तो यानी कि ये थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग का लास्ट वो है। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि शिक्षण की विशेषताएं क्या है और उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। मतलब आप किस तरीके से करेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट को देखते हैं या शिक्षण टीचिंग में यूज करते हैं, उसके विषय में है। ठीक है, ये आपका नाम क्या है? श्रु- श्रुचिका। श्रुतिका, हाँ। हाँ, श्रुतिका। श्रुतिका, आपका आज फर्स्ट डे है। तो थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फर्स्ट पेपर है हमारा, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, जो फर्स्ट पेपर है हमारा, ये थोड़ा लॉजिक पे आधारित होता है। इसका डायरेक्ट प्रश्न बहुत कम आता है। अभी जो ये आपने पिछला प्रश्न किया, ये तो डायरेक्ट प्रश्न था, तो बहुत इजी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिकल चीजें आती हैं, और जो पिछले बच्चे बैच के हैं, कोई बात नहीं, आप वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो थोड़ा सा इसमें लॉजिक की जरूरत होती है। एज इट इज इसमें प्रश्न नहीं पूछता। जैसे संस्कृत में सीधे उठा करके प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेता है, वैसे फर्स्ट पेपर में ऐसा नहीं होता। चाहे वो कोई भी यूनिट हो, चाहे फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस की जरूरत और थोड़ा सा लॉजिक की जरूरत होती है। तो कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट डे था, तो आप उसके वीडियोस कल तक मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उसको देख लें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आगे के लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ। चलिए, तो इसमें विशेषताओं में हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है। ठीक है, जो समाज से प्रभावित होता है। देखिए, हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था टीचिंग का, कि ये कैसा है, सामाजिक कार्य है। और विज्ञान और कला, दोनों में से कोई एक है या दोनों है, कोई बताएगा? शिक्षण कैसा है, विज्ञान और कला दोनों है कि एक है? दोनों है। दोनों है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो शिक्षण एक सामाजिक कार्य जो समाज से प्रभावित होता है। ठीक है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। शिक्षण, अगर हम किसी चीज का शिक्षण करते हैं तो हम क्या करते हैं, उद्देश्य निर्धारित रखते हैं। ठीक है, ये भी हम कर रहे हैं तो इसका भी एक उद्देश्य है, कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना है। कोई सेमिनार होता है तो उसका भी एक उद्देश्य होता है, कि हमें बच्चों को इस चीजों से अवगत कराना है ना। तो हर चीज का शिक्षण में जितनी भी चीजें हैं वो उद्देश्य के आधार पर ही है। आपके बीए एमए में जो भी किताबें लगी होंगी आपके सब्जेक्ट वाइज, वो आपके उद्देश्य के आधार पे ही लगी हैं, कि आगे चल करके ये आपको काम आएंगी, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, लॉजिकल एक्ट। देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि तार्किक क्रिया है। ठीक है, थोड़ा सा आप में तर्क करने की शक्ति लाता है, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। चलिए, अब ये आप लोग बताएंगे, मैंने आप लोगों को ये बता रखा है, अगर किसी को याद आ रहा हो तो। बताया है ना, ट्रायंगल।
चलिए अच्छा मैं ही नाम लेती हूँ किसी का। एक सेकेंड रुकिए, रुकिए रुकिए, मैं ही नाम लेती हूँ। अ, आंचल, बताइए ये ट्रायंगल आपको याद है? हाँ दीदी, याद है। हाँ, तो इसमें बताइए कौन कौन से पॉइंट होंगे, सबसे पहला पॉइंट कौन सा होगा? स्वतंत्र सर, आश्रित सर और हस्तक्षेप सर। हाँ, ठीक है, आपने ये वर्बल्स बता दिए, ठीक है कोई बात नहीं। तो और इसमें वो कौन होंगे, व्यक्ति कौन होंगे? टीचर, स्टूडेंट, शिक्षक, सिलेबस। हाँ, स्टूडेंट और ठीक है ठीक है, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस। ठीक सिलेबस। है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। शिक्षण को हमेशा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के नाम से ही जाना जाता है, जिसमें आपका सबसे पहले होगा टीचर, दूसरा होगा स्टूडेंट और हस्तक्षेपचर यानी कि सिलेबस। ठीक है, तो ये तीन चीजों से ये बन करके बना होता है। ठीक है, ये देखिए आगे लिखा भी है, शिक्षक, छात्र, पाठ्यचर्या। ठीक है, चलिए इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कार्य है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, शिक्षण शिक्षण जो होता है वो सामाजिक होता है, यानी कि अब देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ ना, ये 10 या 12 जो भी बच्चे हैं, मैं आप सबको एक जैसा पढ़ा रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैं आंचल को अलग पढ़ा रही हूँ, निधि जी को अलग पढ़ा रही हूँ और देव जी को अलग पढ़ा रही हूँ, वैभव जी को अलग पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है ना। मैं इकट्ठा एक जैसा ही सामान्य सबको पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या हो गया, सामाजिक हो गया, सामाजिक कार्य हो गया। लेकिन अब इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, अधिगम। अधिगम इट मीन्स लर्निंग। देखिए मैंने आप लोगों को बोले थे कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका आप मीनिंग इंग्लिश में याद कीजिए तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो अधिगम मतलब होता है लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग क्या है आपका, व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत से तात्पर्य ये है कि देव कुछ याद कर रहे होंगे, आंचल जी कुछ याद कर रही होंगी, निधि मैम कुछ और याद कर रहे होंगे, वैभव सर कुछ और याद कर रहे होंगे या कुछ और सीख रहे होंगे, है ना। तो आपका जो आप सीख रहे हो वो क्या है, व्यक्तिगत है। और जो मैं पढ़ा रही हूँ सबको एक जैसा, वो क्या है, सामाजिक। इस पर कंडीशन दे करके कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बन चुके होंगे अभी तक। इसको कंडीशन दे करके ही एनटीए पूछता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि शिक्षण जो है वो कैसा है, सामाजिक है, और अधिगम जो है वो कैसा है, व्यक्तिगत है। क्लियर है सभी को ये पॉइंट? चलिए, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं अभिन्न रूप से। फिर शिक्षण आलोचनात्मक गंभीर चिंतन को बढ़ावा देता है, यानी कि आप जितना भी शिक्षित होते हैं वो क्या करता है, आपके चिंतन को बढ़ावा देता है। शिक्षण संप्रेषण का प्रयोग करता है, यानी कि कम्युनिकेशन। अब मैं आपसे कम्युनिकेशन के द्वारा ही तो बात कर रही हूँ ना, शिक्षण को मतलब पढ़ा रही हूँ, आपको टीच कर रही हूँ। फिर इसके बाद शिक्षण का अर्थ प्रबंधन और निगरानी भी है, यानी कि अगर आपका कोई टीचिंग यानी कि आपका कोई शिक्षण कर रहा है तो उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी होते हैं। जैसे हमारे ट्यूशन के भी रूल्स और रेगुलेशन है कि आपको 6 बजे आना ही है। ठीक है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। आगे कह रहे हैं अधिगम का सबसे उपयुक्त उद्देश्य व्यवहार का संशोधन है। ठीक है, आप जो कुछ भी लर्निंग करते हो वो आपका क्या करता है, व्यवहार में संशोधन करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण का अर्थ अधिगम है जबकि सीखने का अर्थ शिक्षण नहीं है, ये भी प्रश्न बना है। ठीक है, शिक्षण का अर्थ कैसा है, अधिगम है, लेकिन सीखने का अर्थ शिक्षण नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप जो भी सीख रहे हो वो शिक्षण है। अच्छा, इसका कोई बताएगा ऐसा क्यों कहा गया, आप जो कुछ भी सीख रहे हो वो शिक्षण क्यों नहीं है, ऐसा कोई बता सकता है कंडीशन दे करके? हम्म,
चलिए मैं ही बता देती हूँ। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आप जीवन पर्यंत तो कुछ ना तो कुछ सीखते हो, ठीक है? आप साइकिल चलाना भी सीखते हो, आप किसी के साथ माननीय व्यवहार करना भी सीखते हो। तो क्या ये सब आपको शिक्षित किया जाता है? किसी स्कूल में सिखाया जाता है? बताइए। नहीं ना? नहीं। हाँ, तो ये सब क्या है आपके आप अपने आप सीखते हैं, ठीक है? तो इसीलिए सीखने का अर्थ जो है वो शिक्षण में नहीं लिया जा सकता, परंतु शिक्षण का अर्थ लर्निंग में लिया जा सकता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है और प्रकृति में त्रिध्रुवीय है, जबकि अधिगम एक विषय डोमेन के रूप में एक सक्रिय जुड़ाव है, ठीक है? आगे कह रहे हैं सभी शिक्षण की चिंता छात्रों के किसी प्रकार के परिवर्तन को सुनिश्चित करना है। यानी कि जो भी हम शिक्षण दे रहे हैं उसमें हमारा आपको आपके अंदर कुछ परिवर्तन लाने का एक सुनिश्चित मतलब दृष्टिकोण है, ठीक है? आगे कह रहे हैं सभी शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होना चाहिए। शिक्षण की प्रभावशीलता को छात्रों के सीखने के परिणामों के संदर्भ में आंका जाना चाहिए और शिक्षण दो प्रकार का होता है, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पर तो दो प्रकार का बताया है, लेकिन अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था तीन प्रकार का। किसी को याद है कौन कौन से तीन प्रकार थे? हम्म चलिए तीन प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा था। औपचारिक हाँ मोनो। अच्छा, हाँ जी टाइप्स बोलिए। ऑफ टीचिंग नाम है। हाँ टाइप्स ऑफ औपचारिक अनौपचारिक और एक था। निरौपचारिक था, ठीक है? हाँ जी ये सुन। हाँ, तो औपचारिक में आपके स्कूल, टीचर, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। निरौपचारिक में आपके डिस्टेंस लर्निंग आ जाती है, ठीक है? और अनौपचारिक में क्या आ जाता है? समाज, दोस्त, है ना? भाई बहन, माता पिता, ये सब आ जाते हैं, ठीक है? इनके द्वारा जो आप सीखते हैं। चलिए आगे यहाँ पे बोल रहे हैं शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तर्क और सोच का विकास करना है, ठीक है? तो ये कुछ विशेषताएं थी और आवश्यकताएं थी। अब यहाँ पर लेवल ऑफ टीचिंग है, तो यहाँ पे 3 लेवल बताए हैं। कौन कौन से? तो ये फटाक से देख लेते हैं हम लोग। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है? इसके अलावा एक ऑटोनॉमस लेवल भी होता है, उसको भी हम आगे चल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेमोरी लेवल। इसमें से प्रश्न जो है ना ये इनके संस्थापक के अकॉर्डिंग आते हैं, ठीक है? तो मेमोरी लेवल किसने लिखा है? हर्बर्ट ने, ठीक है? इनको याद रखना है। अब ये क्या होता है मेमोरी लेवल? देखिए हम आपको एक नॉर्मली सामाजिक उदाहरण देकर के एग्जांपल देकर के बताते हैं। मेमोरी लेवल होता है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है? जो छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं ना तो उनको सिर्फ याद कराया जाता है, उन्हें चीजों को समझाया नहीं जाता है। उनको ए फॉर एप्पल होता है तो ए फॉर एप्पल ही होता है। अब उनको तर्क नहीं दिया जाता वहां पे कि बेटा ए फॉर एप्पल क्यों होता है ना? तो वहां पे सिर्फ आपको स्मृति कराई जाती है, याद कराया जाता है, रटाया जाता है, रटने पर आधारित होता है। तो ये प्रश्न कभी कभी ऐसे बनते हैं कि रटने पर आधारित कौन सा लेवल है? तो आपका मेमोरी लेवल आ जाएगा, ठीक है? अब ये होता है विचारहीन शिक्षण, मतलब इसमें बच्चा कुछ विचार नहीं करता, आप उसको जो बोलते हो वो याद कर लेता है ना? इसमें शिक्षक प्रमुख होता है और छात्र क्या होता है? माध्यमिक होता है। तथ्यों को याद रखना और अभ्यास करना होता है। अब जैसे ए फॉर एप्पल पता नहीं कितनी बार बच्चों को लिखाया जाता है कि ऐसे एक डंडा इधर खींचो, एक डंडा इधर, ऐसे ए बनता है। तो ये बच्चों को सिखाया अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा सिखाया जाता है। और ये किस पे आधारित होता है? तथ्यों यानी कि रटने पर आधारित होता है। आगे इसमें बाहरी प्रेरणा, इसमें बाहरी एक्सटर्नल आपको मोटिवेशन दिया जाता है कि बेटा तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, है ना? बच्चों से ऐसे कह के काम कराया जाता है। फिर आगे सोचने की क्षमता कोई भूमिका नहीं निभाती, मतलब उनका खुद का विचार कुछ नहीं आते उनके मन में, ठीक है? फिर शिक्षण कुछ और नहीं बल्कि विषय वस्तु को रटकर सिखाना है। मतलब मेमोरी लेवल में आपका जो भी है वो सब किस पर आधारित है? रटने पर आधारित है, ठीक है? फिर आगे कह रहे हैं शिक्षण के
इस स्तर में एक शिक्षक प्रदर्शन को निर्देश देने और निर्देशित करने, नियंत्रित करने और मूल्यांकन करने का भी अधिकार देती है। ठीक है, अब इसमें 3R आते हैं। 3R कौन कौन से? रिकॉल, रिकॉग्निशन और रिटेंशन। ठीक है, ये इसमें 3R सम्मिलित है। आगे कह रहे हैं इसमें सीखने का ये सबसे निचला स्तर है। मतलब सबसे निचला स्तर, मतलब जो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पढ़ने की, वो हमारी किससे स्टार्टिंग होती है? मेमोरी लेवल से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले हम लोग क ख ग घ ये सब याद करते हैं, ABCDEFG ये भी याद करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबसे निचला स्तर है और इसके प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना। आगे देखिए अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बच्चे की स्थिति क्या होती है? बच्चे को कुछ कुछ समझ में आने लगता है, तथ्य समझ में आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये इसके प्रवर्तक कौन है? मॉरिसन है। कौन है? मॉरिसन, ये भी याद रखना है। ठीक है, और ये कैसा होता है? विचारशील शिक्षण। यहाँ पे बच्चा सोचने लगता है। ठीक है, फिर बाहरी और आंतरिक प्रेरणा। आप देखते होंगे आप लोगों के घर में भी बच्चे प्रश्न करते हैं, मम्मा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मम्मा ऐसे क्यों, ये ऐसे, मतलब कुछ कुछ प्रश्न उनके अंदर आने लगते हैं कि यदि ये चीज ऐसे कराई जा रही है तो क्यों कराई जा रही है। ठीक है, तो फिर बाहरी और आंतरिक प्रेरणा, मतलब इसमें खुद से भी बच्चे का इंटरेस्ट होता है और मम्मी पापा भी उसको थोड़ा सा मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं उसको पढ़ने के लिए। आगे ये शिक्षक छात्र केंद्रित होता है। ठीक है, फिर आगे इसमें क्या है? तथ्यों और सूचनाओं के बीच संबंध देखना। इसमें बच्चा तथ्यों और सूचना के बीच में संबंध भी देखने लगता है ना। फिर आगे है सामान्यीकरण और उदाहरण। देखिए इसमें सबसे मेन है एग्जाम्पल। ठीक है, मेमोरी लेवल में सबसे ज्यादा मेन क्या था? रटना। लेकिन इसमें क्या है? एग्जाम्पल। इसमें व्यक्ति आपको मतलब विस्तारित भी करता है और एग्जाम्पल के साथ उसको समझाने भी लगता है। ठीक है, इतनी मेमोरी उसके अंतर्गत आ जाती है। फिर आगे कह रहे हैं शिक्षण के इस स्तर में शिक्षक छात्र को सिद्धांतों और तथ्यों के बीच संबंध बताता है और उन्हें सिखाता है कि इन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा लेवल है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि चिंतन स्तर। ठीक है, यहाँ पे चिंतन, सोचने की भी क्षमता आ जाती है आपके अंतर्गत, और इसके प्रवर्तक कौन है? तो हंट। मेमोरी लेवल के कौन थे? बताइए कोई। हर्बर्ट। हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल के कौन है? मॉरिसन। मॉरिस। और चिंतन यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं आपके हंट। अब ये है उच्च, हायर थॉटफुल लेवल पे आता है, उच्च विचारशील स्तर के अंतर्गत आता है। इसमें क्या आता है? समस्या उठाना और समस्या समाधान करना। इसमें हम समस्या भी उठा लेते हैं और उसका समाधान भी कर लेते हैं। ठीक है, इतनी हमारे अंतर्गत क्षमता आ जाती है। और ये कैसा है? ये छात्र केंद्रित यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, इसमें आंतरिक प्रेरणा यानी कि बच्चा इसमें खुद से इंटरनल मोटिवेशन इसमें आ जाता है आपके अंतर्गत, है ना। आप खुद से चीजों को करने लगते हैं, खुद से समझने लगते हैं। अब जैसे इंटर या हाई स्कूल का बच्चा है तो वो कहता है कि नहीं मुझे पढ़ना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, है ना। तो इंटरनल उसको खुद भी चीजों की चिंतन करने की क्षमता आ जाती है। आगे आता है विश्लेषण और संश्लेषण। यहाँ पे वो एनालाइज और सिंथेसिस दोनों ही करने लगता है। ठीक है, इतनी उसमें पावर आ जाती है। आगे कह रहे हैं ये शिक्षक और छात्र के बीच संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव आदान प्रदान को मानता है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षक और छात्र क्या करते हैं? आपस में अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना लगते हैं। फिर इसमें ये क्या है? तो उच्च स्तर है। अच्छा, निम्न स्तर कौन सा था बताइए? मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल। ठीक है, और उच्च स्तर क्या है? तो रिफ्लेक्टिव लेवल। आगे कह रहे हैं ये स्मृति और बोध के बाद आता है। ठीक है, यानी कि आपके मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक लास्ट आपका ऑटोनॉमस लेवल भी नाम का होता है। वैसे तो आपके 3 लेवल हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, लेकिन चौथा पॉइंट ऑटोनॉमस लेवल भी आता है जिसके मॉरिस प्रवर्तक है। कौन है? मॉरिस। ठीक है, ये आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेमोरी लेवल के हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल के कौन है, ऐसे ऐसे करके ये पॉइंट्स ये मेन है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये क्या है? तो ये स्वनियमन
के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि इसमें आप सेल्फ स्टडी करते हो, ठीक है, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जो हम लोग हैं ना, अभी यहाँ पर जितने भी छात्र हैं सभी लोग ऑटोनॉमस लेवल पे हैं, ठीक है, हमें खुद से मतलब चीजों को करना है। आगे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, छात्र केंद्रित, ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, ठीक है, हम अपने मन से ही चीजों को करते हैं। यहाँ पे शिक्षक नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती, मतलब कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं है शिक्षक का, ठीक है। फिर ये क्या आता है, नकारात्मक शिक्षण। अच्छा, अब जब हम खुद ही कर रहे हैं तो नकारात्मक क्यों आएगा, क्योंकि इस एज पर क्या होता है, कुछ लोग शिक्षित होने के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलती है, तो उनके अंतर्गत नकारात्मकता मतलब निगेटिविटी आती है कि भाई हम ये पढ़ रहे हैं तो हमें इसके आगे चल करके बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है, हम लोग थोड़े से निगेटिव हो जाते हैं, है ना, तो इसमें निगेटिविटी आ जाती है। आगे कह रहे हैं औपचारिक शिक्षा का अभाव, यानी कि यहाँ पे हमारी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है। देखिए अभी आप लोग मतलब खुद से तुलना कर सकते हैं कि हम कोई स्कूल नहीं जाते, हमारी कोई क्लास नहीं लगती है ना, हम कोई टीचर हमें नहीं आके पढ़ाता कि बेटा ये पढ़ना है, तो ये हमारा फॉर्मल एजुकेशन भी इसमें नहीं होता है। फिर आगे क्या होता है, शिक्षक हस्तक्षेप का अभाव, यहाँ पे आपको टीचर गाइड नहीं करता, ठीक है, कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, आप जो भी कर रहे हो वो आप अपने अकॉर्डिंग ही कर रहे हो, यहाँ पे शिक्षक का कोई भी हाथ नहीं होता। आगे आंतरिक प्रेरणा, यानी कि आपको इंटरनल मोटिवेशन की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं यह शिक्षार्थी की अपने स्वयं के सीखने को नियंत्रित करने की क्षमता को संदर्भित करता है, मतलब आप जो भी सेल्फ कंट्रोल जो है आपकी, उसको आप खुद ही करते हो, कोई और बाहरी आपको प्रेषित भी नहीं करता है और ना ही आपको कंट्रोल करता है, ठीक है, यहाँ पे आप स्वतंत्र रूप से मतलब हो, स्वतंत्र हो। फिर आगे है इफेक्ट्स एंड फीलिंग, यानी कि यहाँ पे आपके प्रभाव और भावनाएं भी आप पर प्रेरित होती है, ठीक है। तो ये आपका ऑटोनॉमस लेवल, तो आपके ये तीन लेवल थे, मेमोरी हर्बर्ट के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन के द्वारा, रिफ्लेक्टिव हंट के द्वारा और ऑटोनॉमस मॉरिस के द्वारा, ठीक है। अब इसमें से ये रिलेटेड कुछ प्रश्न है, जल्दी से लगा लेते हैं, ये लास्ट प्रश्न है, फटाफट सभी लोग। सबसे पहला प्रश्न कीजिए, ये 2023 में आया है, दोनों ही प्रश्न 2023 के हैं, मैंने पुराने प्रश्न नहीं उठाए हैं, नए ही प्रश्न उठाए हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। तो सबसे पहले आप लोग सब पहला वाला उत्तर दीजिए, शिक्षण के निम्नलिखित स्तरों में से किसमें उच्चतम चिंतन कौशल क्रम समाविष्ट है, बताइए। उच्चतम चिंतन कौशल यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए आधे लोग तो क्वेश्चन देखते ही उत्तर दे देते हैं, अच्छा लगता है ऐसे देखने को। और बाकी लोग चलिए, सभी ने आंसर एकदम सही दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझ के स्तर पर शिक्षण में छात्रों को गंभीर रूप से सोचने और अपने सीखने के अनुभवों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट है, स्मृति स्तर पर शिक्षण में रटना शामिल है और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बाप रे, सभी लोगों ने आंसर दे दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा। हम्म, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है 4, ठीक है, तो अधिकतर लोगों ने 4 दिया है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, कथन प्रथम है, ये भी 2023 में आया है आपका, ठीक है।
शिक्षण के स्मृति स्तर का उद्देश्य विद्यार्थियों में तार्किक और समालोचना ये सेम क्वेश्चन हो गया है क्या? एक सेकंड रुकिएगा जरा। नहीं नहीं सेम नहीं है। कीजिए। कीजिए सभी लोग कीजिए। चलिए, तो इसका आंसर है 4। ठीक है, देखिए कुछ लोगों ने गलत भी दिया है। चलिए मैं एक बार समझा देती हूँ। शिक्षण के स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, ठीक है, तो मेमोरी लेवल किस पे जोर देता है बताइए? रटने पे। हाँ, रटने पे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तार्किक और समालोचना चिंतन तो आएगा ही नहीं, तो ये पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, फिर दूसरा कह रहे हैं शिक्षण के विमर्शक स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतन स्तर उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वतंत्र चिंतन और नीति निर्माण को विकसित करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था चिंतन स्तर में हम क्या करते हैं? खुद डिसीजन लेते हैं, हम स्वतंत्र होते हैं चिंतित करने के लिए। तो यह आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। तो इस तरीके से ये आपका फोर्थ आंसर सही है। ठीक है, तो चलिए ये आप लोगों का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है। ठीक है, तो फिर कक्षा समाप्त करते हैं। सभी थैंक को यू मैम। नमस्ते, नमो नमः।